जो कि 2023 को हुआ था। और ये पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ टू पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सेम एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, देन इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन डिपेंड्स ऑन। तो देखो यहाँ पर दो पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर दो पार्टिकल है तो लेट उनकी जो पोजीशन है किसी इंस्टेंट पर वो इस तरह से रिलेट कर रही है, x1 इक्वल टू ए साइन फाई वन, ये a1 मान लेते हैं, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फाई क्या है, यह है इनिशियल फेज, a1 a2 क्या है उनके एम्पलीट्यूड। तो ये साइनसोइडल फंक्शन होता है। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 करके, जो कि आता है x रिजल्टेंट इक्वल टू लेट ए एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा है यहाँ पर फेज एंगल। अब अगर मैं डेल्टा के बारे में लिखूं तो टेन डेल्टा को हम इस तरह से लिखते हैं, साइन फाई वन प्लस ए टू साइन फाई टू अपॉन में ए वन कोस फाई वन प्लस ए टू कोस फाई टू। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टेन डेल्टा इक्वल टू टेन फाई, क्योंकि हमारे एम्पलीट्यूड तो इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर ए वन ए टू को ए लिख लेंगे, और फाई वन और फाई टू भी इक्वल है उसको भी फाई लिखेंगे, तो आएगा टेन डेल्टा इक्वल टू टेन फाई, यानी कि जो इनिशियल फेज एंगल पर डायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा इनिशियल फेज एंगल ओनली, ऑप्शन ए। आपको मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेम एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज एंगल सेम है तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका जो फेज होगा वो इनिशियल फेज पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 32, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं? देखो ये होगा ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि वाइब्रेशन मोशन अगर होता तो वो जो बॉडी होती है वो मीन पोजीशन के अबाउट रिवॉल्व करती, सॉरी वाइब्रेट करती। रोटेशन मोशन में रिवॉल्यूशन होता तो फिर से वो वहीं पर आ जाती। सर्कुलर मोशन में भी इसी तरह से होता कि जो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है तो फिर से वहीं आ जाएगी, तो इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो रही है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो जब भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात आ जाए तो वो मोशन होगा पीरियडिक मोशन। 34, इफ अ पार्टिकल of the medium vibrate about their mean position at right angle to the direction of propagation of wave, the wave is said to be, किस तरह की वेव वो कहलाती है? मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखो आप इस पार्टिकल को ध्यान में रखो, यहाँ पे एक रेड पार्टिकल है। अभी जो रेड पार्टिकल है ऊपर और नीचे वाइब्रेट हो रहा है सिर्फ, और जो वेव हो रही है वो आपको ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ प्रोपगेट हो रही है। तो इस तरह की जो वेव्स होंगी उनको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जबकि यहाँ पर इस रेड पार्टिकल को आप ध्यान से देखें, ये पार्टिकल वेव्स भी इसी तरफ जा रही है और पार्टिकल का मोशन भी, वाइब्रेशन मोशन भी इसी तरफ हो रहा है इस तरह से। तो ये जो वेव होगी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाएगी। तो जब परपेंडिकुलर हो वाइब्रेशन तब ट्रांसवर्स, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वाइब्रेशन तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अ ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मैकेनिकल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? देखो प्रोग्रेसिव वेव है तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, एक तरह की प्रोग्रेसिव वेव है जो आगे की तरफ जा रही होगी, मूव कर रही होंगी। तो ऐसे में उनकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन या कोस भी हो सकता है ओमेगा टी, यहाँ पर प्लस माइनस के एक्स हो सकता है, माइनस बी और प्लस बी, ये डायरेक्शन बताएगा वेव्स की कि किस तरफ जा रही है। तो ओमेगा के साथ मतलब ओमेगा कोफिशिएंट होगा टी का और एक्स कोफिशिएंट होगा, के कोफिशिएंट होगा एक्स का। अब के होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में टी। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह पर
2 पाई में टी इंटू टी प्लस माइनस के की जगह पर 2 पाई में लैम्डा इंटू में एक्स। तो अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई टी में कैपिटल टी माइनस एक्स में लैम्डा। देखो यहाँ पर ये चीज़ गलत है क्योंकि के टी माइनस ओमेगा एक्स नहीं होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो साइन के अंदर है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अब के की जो यूनिट होगी वो मीटर इनवर्स होगी और टाइम की सेकंड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। 2 पाई अपॉन टी अगर आप ले रहे हो तो अपॉन में यहाँ पर कैपिटल टी और लैम्डा भी होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये सही है ओमेगा टी माइनस के एक्स। लैम्डा टी माइनस फाइव, फिर से लैम्डा की यूनिट होगी मीटर और टी की होगी सेकंड, तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आ रही है। तो आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं इस साइन के अंदर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स को हम क्या बोलते हैं? देखो मान लो कोई वेव है तो यहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, और जहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं एंटी नोड। अब वेवलेंथ होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक का डिस्टेंस जो कि लैम्डा होता है। तो ये हो गया नोड से नोड मतलब उसका हाफ, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैम्डा बाय 2। इफ एन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑसिलेटर, तो क्या होगा इट एग्जीक्यूट। देखो जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करें, जैसे झूले पे कोई बच्चा बैठा है, हम बार बार इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा फोर्स ऑसिलेशन, यानी कि ऑप्शन सी फोर्स्ड ऑसिलेशन। इन स्टेडी स्टेट फोर्स वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट रेजोनेंस इज, ये कैसे डैम्पिंग कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है? तो जो एम्पलीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 39, Death in frequency or pitch occurs if the source of sound and listener moves with same velocity in the same direction। देखो ये जो क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। डॉपलर इफेक्ट में ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और ये सोर्स, अभी लाइट के केस में भी हो सकता है और साउंड के केस में भी। तो अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसके लिए, और या सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है तब भी जो फ्रीक्वेंसी होगी इंक्रीज होगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तब फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि क्या होगा अगर सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर मूव विद सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो देखो ऐसे में उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो ऐसे में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। हाँ अगर ये रेस्ट पर होता, ये इसकी तरफ जाता तब तो इंक्रीज होती, या सोर्स रेस्ट पर होता ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता तो इंक्रीज होती, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होते तब डिक्रीज होती। लेकिन क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आएगा नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 40 भी इसी पर बेस्ड है। द apparent change in frequency of a note whenever there is a relative motion between source and listener is known as। तो रिलेटिव मोशन की जहां बात आए और फ्रीक्वेंसी चेंज होने का पूछा गया तो वो डॉपलर इफेक्ट होता है। The Doppler effect is the shift in the frequency of wave in relation to an observer due to relative motion of the wave source and observer। भाई वेव के बारे में बात हो रही है तो लाइट भी हो सकती है और साउंड भी हो सकती है, दोनों में डॉपलर इफेक्ट काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।